नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको बराबर एग्जाम में एक क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने आता होगा और आपको बराबर इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज कहां से मिली है, किसका खोज किसने किया और यह स्थल कहां पे है। तो ये सभी डाउट आज इस चैप्टर में खत्म होने वाले हैं। इस चैप्टर में हम खास रूप से बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोज तथा साक्ष्य, मतलब कि वो कौन कौन से स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए खोजे गए थे। उसके बाद वो कौन कौन से लोग थे जो इस स्थल की खुदाई किए थे, मतलब इस स्थल का एक तरह से खोज किए थे। और उस स्थल पे पाए जाने वाले जितने भी साक्ष्य हैं जिसको हम प्रमाण के तौर पे आज बात कर पाते हैं कि यहाँ पे ऐसा चला था, ऐसा व्यवस्था था, उस उतने वर्ष पुराने बातों को हम आज भी जान पाते हैं, कुछ उसके बारे में बोल पाते हैं। तो वो सब कैसे हुआ था उसको हम समझेंगे यहाँ पर। और कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है इसको आप लोग याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसे बेसिक के लिए आपको हम बता दें कि स्थल का अगर हम बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कितने मिले हैं, तो आज वर्तमान में करीब देखा जाएगा कि मतलब 1500 के करीब स्थल खोजा जा चुका है। 1000 से 1500 के बीच स्थल इसका खोजा जा चुका है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मात्र यहाँ पे 9 के बारे में, क्योंकि यही महत्वपूर्ण होते हैं। और सभी एग्जाम में बात कर ले, जो भी एग्जाम होता है उसमें यहीं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थल था, इसको महत्वपूर्ण नगर भी माना गया था। ठीक है, तो चलिए हम उसको देखेंगे और यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था। आप लोग जल्दी से बताइए, क्योंकि ये पूरा स्थल, पूरा तो नहीं कह सकते लेकिन एवरेज बहुत सारे स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे उस समय में। आज से बहुत वर्ष पुरानी बात है, 2350 से ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक की घटना को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उस समय सिंधु नदी के मतलब बगल में बहुत सारे शहर बसे हुए थे, बहुत सारे नगर बसे हुए थे, बहुत सारी बस्ती बसी हुई थी। उसी को देख करके बहुत सारे इतिहासकार ने इसको रख दिया नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे इतिहासकार का मत नहीं हुआ कि इसको सिंधु घाटी सिर्फ कहना उचित नहीं है, तो फिर यहाँ पे रखा है कॉमन नाम जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहला खुदाई जो कि अंग्रेज के द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के निर्देशन में, आपको हम बता चुके हैं, उसके निर्देशन में किया गया था। वहां पे दयाराम साहनी ने पहला शहर खोजा था जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। तो उसी हड़प्पा के नाम पर कि मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल में, आपको हम बताए भी थे कि वो क्षेत्रफल कितना बड़ा था। तो ये मैपिंग के जरिए बताए थे कि क्षेत्रफल जो था यहाँ से लेकर मतलब ये भारत का पश्चिमी छोर और उसके बाद पूरा पाकिस्तान, जो आज तो पाकिस्तान है उस समय तो पूरा भारत था, तो ये पूरा पाकिस्तान हो गया। थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी एरिया था, बलूचिस्तान वाला एरिया, मतलब ये सबको लेकर मतलब भारत का सोचिए पश्चिमी एरिया जो था, ऊपर उत्तर पश्चिमी एरिया, यहाँ पे जो है विकसित हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहीं पे जितने स्थल थे उसमें सबसे पहले खुदाई अगर किसी का हुआ था तो वो मिला था हड़प्पा। हड़प्पे से सबसे पहले साक्ष्य मिलना शुरू हुए थे, तो इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी कॉमन रखा गया। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको हो गए, समझ में आ गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 9 स्थल हैं। कौन कौन? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, चंद्रहुदड़ो हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, सुतकोतदा हो गया, रोपड़ हो गया। और इसमें से भी हम बताएंगे कि अभी आपको क्या याद करना है, याद करने का तरीका ही बताएंगे, कैसे आपको याद रखना है इतने सारी चीजों को। क्योंकि कोई नया स्टूडेंट जब इसे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नाम हम कैसे याद रखें। इसकी सारी बातें तो अलग बात है याद रखना, नाम ही हमें याद नहीं होता। तो सब चीज यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा और इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो यहाँ पे हम देखें हड़प्पा था। ये हम बात कर ले तो सबसे पहले खोजा गया स्थल था जो कि रावी नदी के तट पे स्थित था, मतलब रावी नदी के बाएं ओर ये स्थित था ये शहर हड़प्पा नाम का। तो यहाँ पे रावी नदी जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नाम आता है तो सिंधु नदी बार बार आता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी आता है। लेकिन आपको याद रखना है कि रावी नदी के किनारे अगर कोई बड़ा नगर मतलब बड़ा शहर, बहुत महत्वपूर्ण शहर खोजा गया था तो वो सिर्फ एक हड़प्पा था। ठीक है, इसलिए रावी का कहीं अब चर्चा आपको नहीं आने वाला। तो रावी से एक ही नदी याद रखना है। शुरुआत में सबसे शुरू में कौन सा स्थल मिला? हड़प्पा, जो किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम इसके जानकारी लेते हैं तो ये मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला पश्चिमी पंजाब। पंजाब भी 2 प्रकार के हैं, देखिए यहाँ पर पहले एक ही प्रकार का था पंजाब, लेकिन अब 2 प्रकार का इसलिए हो गया क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंट गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ये जो पंजाब का आप एरिया देख रहे हैं ये तो भारत का है वर्तमान में, लेकिन एक और पंजाब था, ये पूरा क्षेत्र जो है पंजाब ही कहलाता था। लेकिन जब पाकिस्तान बंट गया तो एक को कहने लगे हम लोग पश्चिमी पंजाब और एक को कहने लगे हम लोग पूर्वी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब कहाँ है, हम लोग भारत वाले एरिया में है, और पश्चिमी पंजाब चल गया पाकिस्तान में। तो पंजाब है एक ही, था एक ही, अब दो भाग में बंट गया, पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सब चीज आप समझ लेते हैं तो आप लोग को याद जल्दी से हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि मोंटगोमरी जिला, इसको याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, जो पूछता है उसी बात को हम यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, सब चीज को आपको याद करना है। मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में है, पश्चिमी पंजाब में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी पंजाब बता दिया आपको, पाकिस्तान का पंजाब, सीधे याद रखिएगा पाकिस्तान का पंजाब। तो रावी नदी किनारे ये हो गया। अब देखिए इसका सबसे पहला पॉइंट, साहनी के द्वारा इसको खोजा गया, किसको, हड़प्पा को। हड़प्पा शहर को किसके द्वारा खोजा गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि 1921 ईस्वी में। देखिए ये तो मॉडर्न भारत की घटना है, मतलब आधुनिक भारत की। तो 1921 में इसको खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इनका मतलब पूरा कमांड किनके हाथ में था, तो जॉन मार्शल के हाथ में था, पूरा सर जॉन मार्शल के हाथ में वो था, उन्हीं के नेतृत्व में ये काम कर रहे थे। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले बहुत से वस्तु, मोहनजोदड़ो से मिलने वाले बहुत से इंपॉर्टेंट वस्तु, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है पॉइंट करके कि ये चीजें कहाँ से मिली है, उसको आप लोग को समझना है और अभी ही याद करते चलना है उसको मेरे साथ। अन्न भंडार मिला है, जिसको हम लोग मतलब अन्न भंडार को हम लोग अन्नागार भी नाम से जानते हैं या ग्रेट ग्रेनरी के नाम से जानते हैं, जो कि इंग्लिश वर्ड है। तो खैर अन्नागार को आप लोग को याद रखना है या अन्न भंडार को याद रखना है। ये क्या था, तो अन्न रखने के बहुत बड़े बड़े मतलब घर बनाए गए थे, होता है ना अन्नागार टाइप का, उसमें बहुत सारे अनाज, जैसे उस समय के फेमस फसल कौन कौन से थे, तो चावल था और गेहूं था, तो वो सबको रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा भवन बनाया गया था, तो उसी को हम लोग अन्नागार बोलते हैं। तो वहां से कहां से प्राप्त हुआ है ये करीब करीब 6 अन्नागार जो है या अन्न भंडार जो है हड़प्पा से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, एक श्रृंगी पशु का मोहर। आप लोग को मोहर याद रखना है कि पशु का मोहर कहां से प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी पशु का मोहर भी हमें प्राप्त हुआ है कहां से, हड़प्पा काल से। ये तीनों पॉइंट, और भी पॉइंट है, बहुत सारी चीजें मिलेंगे। आप लोग जब किताब पढ़ना शुरू करिएगा ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, कुछ किताब में कुछ लिखा होगा, कुछ किताब में कुछ लिखा होगा। तो जो कॉमन बातें हैं जो एग्जाम में पूछा आता है, बस उसे ही आप लोग को पढ़ना है और याद करना। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक श्रृंगी पशु का मोहर कहां से मिला, जल्दी बताइए, तो हड़प्पा से। ये सभी सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, आप लोग को एक नोट के तौर पर ही हम आपको लिख दिए हैं, और ये चीज आप स्क्रीनशॉट भी आपको लेने का मौका हम देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर प्रथा कैसी थी, तो यहाँ पे मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। जैसे कोई मर जाता था, वहां पे किसी की डेथ हो जाती थी, तो वहां पे उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, लेकिन हम जस्ट आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो में कि वहां पे दफनाने नहीं, वहां पे जलाने की प्रथा थी। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, जो कभी कभी पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पे क्या था, दफनाने की प्रथा थी, किसको, मृतकों को। अब चलिए हो गया, ये याद हो गया हड़प्पा सभ्यता। इसलिए हम इस पे इतना जोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी हो चाहे नहीं हो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के बाद अब मोहनजोदड़ो में आते हैं, और मोहनजोदड़ो का जैसे ही हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को मोहनजोदड़ो से ध्यान रखना है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ी सभ्यता, मतलब सबसे बड़ा स्थल का अगर हम बात कर लें, जैसे बहुत सारे स्थल मिले हैं, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल अगर हम बात कर लें तो वो है मोहनजोदड़ो का। बहुत बड़ा क्षेत्रफल था इसका। ठीक है, और इस मोहनजोदड़ो का अगर हम बात कर लें तो ये स्थित कहाँ है, सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जो कि एक सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको तो आप लोग ध्यान ही रखिएगा, ये हो गया रावी नदी, ये हो गया सिंधु नदी। इसको नाम मतलब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिर्फ आपको रट लेना है, इस चीज को रट लेना है, कुछ नहीं समझना है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के, तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, लेकिन रावी के किनारे हड़प्पा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खोज से संबंधित, खोज किसने किया, तो ये इसका खोज जो है राखाल दास बनर्जी, जो कि 1922 में, 1921 में खोजा गया आपको हड़प्पा, और 1922 जब जस्ट एक साल बाद जो है हम लोग को मोहनजोदड़ो का भी खबर लग गया कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो नाम का भी एक स्थल है, उसके नीचे ही बहुत सारे अवशेष पड़े मिले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिले हैं। अब देखिए ये स्नानागार है, यहाँ अन्नागार और स्नानागार में आप लोग फर्क समझिएगा। अन्नागार हो गया अन्न भंडार, मतलब अन्न रखने का, और स्नानागार हो गया कि वहाँ पे बहुत सारे बहुत बड़े लेवल में, मतलब कि नहाने के लिए कह लें
स्नान करने के लिए बहुत बड़ा एक बनाया गया था, ईंटा से चारों तरफ से उसको घेर दिया गया था और बहुत बड़ा था, काफी बड़ा बनाया गया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम विशाल स्नानागार दिया गया। एक मतलब समझिए नॉर्मल स्विमिंग पूल, जिसका आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पिक आप लोग को मिल रहा होगा, इससे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी विशाल था उस समय में, इतना डिजाइन कैसे वो लोग बना लिए और कैसे इसका मतलब निर्माण कर लिए, ये भी बहुत बड़ा बात हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि ये याद रखना आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण है, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और एक चीज आपको हम यहाँ पे कॉमन बता दें कि जो अन्य भंडार अभी आपको हम बताया कि हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, तो इसकी संख्या 6 मिली है, ठीक है। लेकिन एक अन्य भंडार हमें मोहनजोदड़ो से भी मिला है। अब ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब यहाँ पे अन्य भंडार होगा तो और बाकी कहीं पे नहीं होगा, कुछ कुछ साक्ष्य सब जगह से मिले हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है ज्यादा मात्रा में जहां से मिले हैं उससे ज्यादा मतलब उसको प्रमाणित किया था, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे होंगे। जैसे कि अगर मतलब अभी भारत में मोबाइल फोन मिल रहा है, अगर भारत मतलब दब जाए, ठीक है, यहाँ से मोबाइल फोन मिलने लगा, तो चाइना में भी ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जो कॉमन चीज़ थी वो सब जगह थी, लेकिन जहां पे ज्यादा थी उसका थोड़ा सा महत्व हो जाता है। इस चीज को आप समझ भी रहे होंगे। तो ये जो अन्य भंडार है ना, ये मोहनजोदड़ो से भी हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन एक प्राप्त हुआ और एक वो बहुत बड़ा है, मतलब ये 6 से भी बड़ा है एक यहाँ का मोहनजोदड़ो का। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाला सबसे बड़ा मतलब विशाल इमारत कौन सी है, तो कौन सा मारेंगे? उसमें ऑप्शन रहेगा विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। तो कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा? विशाल अन्नागार। तो अन्नागार मिला कहाँ सबसे विशाल? जो कि मोहनजोदड़ो मिला। लेकिन आप लोग को सीधा क्वेश्चन आएगा कि अन्य भंडार या अन्नागार कहाँ मिले हैं, तो वो हड़प्पा मिला। इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो 2 बार देखने से आप लोग को जरूर याद आ जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि यहाँ से कांसे की नर्तकी भी मिली है, मतलब कि कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है। एक मूर्ति है जो कि नंगे रूप में मिली है। और कहाँ से मिली है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है। और यहाँ से देखेंगे पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और उनके चारों ओर देखेंगे हम लोग हाथी का चित्र है, भैंसा का चित्र है, गेंडा का चित्र है और चीता का चित्र है, ठीक है। ये चारों चित्र है। और यहाँ से पूछता क्या है कि पशुपतिनाथ के चारों तरफ मतलब किनका चित्र नहीं है, वहां पे गाय लिख देगा, बकरी लिख देगा, चाहे कुछ भी और। तो किसका किसका है? हाथी का है, गेंडा का है, चीता का है और भैंसा का है। ये 4 चित्र आप लोग याद रखेंगे, नोट पॉइंट में नोट भी करते चलेंगे सभी बातों को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले स्थल की ओर चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा को याद रखना है कि इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, मतलब कि काले रंग की चूड़ियां को हम लोग कालीबंगा के नाम से जानते हैं। और यह स्थल वर्तमान में कहां पर है, तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। याद रखना है आपको ये सभी चीज। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। और हम जब आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ से ये किस नदी किनारा है, तो घग्घर नदी किनारा है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, अगर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसका पॉइंट है आप लोग को याद रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसे मिला क्या है, तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मतलब उस समय में खेत जुताई भी होता था, ठीक है। और उस समय में खेत जुताई के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिला और कहीं से नहीं मिला है, यहाँ से मिला है, ठीक है। तो घग्घर नदी किनारे है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और ये सब पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्नि हवन कुंड भी मिला है, मतलब वहाँ पे हवन वगैरह भी किए जाते थे। अग्नि हवन कुंड का प्रमाण हमें कहाँ से मिला? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको VVI कर लीजिएगा। अग्नि हवन कुंड भी मिला। उसके बाद देखेंगे हम लोग युगल समाधान भी मिला। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को समझने में? युगल समाधान का मतलब क्या होता है? मतलब कपल वगैरह जो उस समय के थे, आज तो उसे कपल कहते हैं, उस समय में युगल समाधान ही बोलते होंगे। तो युगल समाधान जो है मतलब कि पति पत्नी का वहां पे सब एक साथ दफनाया हुआ मिला है। चूंकि ये मतलब दोनों एक साथ मिला तो इसीलिए कहा गया कि युगल समाधान। और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में सती प्रथा जो है मतलब काफी प्रचलित होगा, तब तो ये सब हमें मिला। क्योंकि उस समय होता था ना कि उनका अगर मतलब कि पति मर जाता है तो साथ में उसको सती कर दिया जाता है, औरत को भी साथ में जला दिया जाता है, चाहे दफना दिया जाता है। तो वहां पे क्या देखे हम लोग कि युगल समाधान, दोनों पति पत्नी का सब एक साथ मिला है। कहाँ पे? हमें कालीबंगा मिला है। बस इतना पॉइंट इससे हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोथल में चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण, काफी मतलब प्रचलित जगह है लोथल, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे बसा है और कहां पे है। तो लोथल जो है गुजरात में है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। लोथल गुजरात याद रखिएगा। और ये जो है भोगमा नदी के मतलब किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी, 3 अक्षर का लोथल भी है, 3 अक्षर का भोगवा नदी भी है। तो ये सब थोड़ा सा आप ट्रिक अपने से भी लगा सकते हैं, या थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, आप लोग को खुद याद हो जाएगा। जैसे अगर मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार मिला है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला, तो हम मोहन को नहा दिए, ठीक है, मोहन को स्नान करवा दो, मोहन को स्नान करवा दो। उसका देखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, मोहन को स्नान करवा देंगे तो मतलब मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और ट्रिक यहाँ पे देख लेंगे।
कि खोज इसका दयाराम साहनी किए थे हड़प्पा का, तो दया कर दिए थे, मतलब राम जी दया कर दिए थे हड़प्पा पे। क्या किए थे? राम जी ने दया कर दिया था हड़प्पा पे, वह खोज हो गया था। ठीक है, फर्स्ट खोज हो गया था हड़प्पा। तो ट्रिक अपने से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग खोज के बारे में। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। कभी कोई प्रश्न इससे बना है इसलिए महत्वपूर्ण है। रंगनाथ राव ने 1955, ये आपको याद नहीं रखना है। रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था, किसका? लोथल का, जो कि जगह कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद में स्थित है। सभी चीजें क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है? तो गोदीबाड़ा, सबसे महत्वपूर्ण यही है लोथल का, कि लोथल कौन सा जगह था उस समय का। हड़प्पा काल का लोथल जो है वो बहुत ज्यादा फेमस था अपने पतन नगर के लिए, मतलब बंदरगाह, जिसे हम गोदीबाड़ा कह लें, पतन कह लें या बंदरगाह कह लें, तीनों एक ही चीज है। उस समय हम इसे गोदीबाड़ा के नाम से जानते थे, मतलब पतन नगर था। पतन कभी भी किसी को बनाया था? जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है, ताकि वहां से मतलब व्यापार करने में, नाव लाने में, ले जाने में व्यवस्थित हो, मतलब अच्छा हो। तो इसीलिए पतन नगर हमें किसे कहते हैं? हड़प्पा काल का पतन नगर कौन कहलाता है? तो लोथल को कहा जाता है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। चलिए हम बात करते हैं आगे। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के दाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है बस। और ये पूछता भी है, चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। अगर ये सभी चीज़ अभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इजी लग रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन यही चीज़ जब कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, जब आप 3, 4, 5 दिन 10 दिन नहीं पढ़िएगा और एकाएक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांसे की नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप कंफ्यूज कर जाएगा बहुत सारे पॉइंट पे कि लोथल था, कालीबंगा था, हड़प्पा था। तो हम बताएंगे एक ट्रिक जिससे आपको इसको याद रखना है। अभी फिलहाल आप इसे देखते चलिए। ठीक है, तो ये हो गया कि चावल के दाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। उसका नोट में आप लोग को ये याद रखना है कि लोथल एक ऐसा जगह था जहाँ पे जितने भी घर थे, घर तो सब जगह मिले हैं ईंटे के, तो वहां पे जितने भी घर थे उसका दरवाजा जो है रोड की तरफ खुलता था। मतलब कि अगर ये रोड है, ठीक है, 4 लाइन है आज का, तो वो रोड है, तो यहाँ पे जो घर बना हुआ था ना, इसका मतलब दरवाजा रोड की तरफ खुलता था। और बाकी जितने भी जगह थे, जैसे हम देखेंगे चंदहुद्रो हो गया, राखी गढ़ी, बनावली, सुतकोदा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसका जो घर का दरवाजा था वो रोड के पीछे खुलता था। तो ये काफी मतलब समझदारी वाला काम है कि रोड की तरफ दरवाजा नहीं रखना चाहिए, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन लोथल से ऐसा प्रमाण हमें मिला है कि इसका दरवाजा जो है कहाँ है? मतलब रोड की तरफ खुला हुआ है। कोई दिक्कत? ये चीज भी याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको लिखे क्योंकि पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसका नाम होगा चंदहुद्रो। और काफी फेमस जगह आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि चंदहुद्रो ऐसा जगह था जिसको हम फैशन टेक्नोलॉजी का एरिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैशनेबल चीज मिले हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते थे, उसको समझेंगे हम लोग। चंदहुद्रो जो है ये सिंध प्रांत पाक में पड़ता है। तो कितने मतलब बस्ती आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है, उसका देखें ये भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में है। तो कुछ महत्वपूर्ण एरिया जो कि आज पाकिस्तान में है, कुछ भारत में भी है। ठीक है, तो उसको अब याद रखिएगा। सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है चंदहुद्रो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और इसको हम लोग देखेंगे यहाँ से क्या क्या मिला हमें। तो मनके बनाने का कारखाना मिला। तो मनका होता क्या है? बहुत लोग जानते हैं, ये रट लिए होंगे, लेकिन समझते नहीं होंगे मनका क्या होता है। वो जो मोती आप लोग पहनते हैं गला में, मतलब माला टाइप का, तो जो मोती छोटा छोटा होता है ना, उसका बनाने का एक कारखाना छोटा सा मिला है। कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चंदहुद्रो से। और उसी को गूंथ के मतलब कि माला बनाया जाता था, बहुत तरह डिजाइन के माला बनाए जाते थे। तो सिंपल आप लोग को ये याद रखना है कि मनके का प्रयोग, मतलब मनके के बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिला? चंदहुद्रो से मिला। तो थोड़ा सा ये भी फैशनेबल हो गया कि नहीं, बताइए। अब यहाँ से आप देखेंगे कि कंघा मिलेगा आपको, काजल मिलेगा, लिपस्टिक मिलेगा, पाउडर मिलेगा। और मन का मतलब माला वाला बनाने जिसे पूरा पहनता है लोग बहुत सारा डिजाइन करके, वो भी यहाँ से मिला। तो थोड़ा सा ये फैशन में आगे रहा था ये क्षेत्र, जिसका नाम क्या था? चंदहुद्रो, जो कि कहाँ से मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि और यहाँ से क्या मिला। तो सजावट की चीजें मिली है। कौन कौन सा था आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। कंघा मिला था, काजल मिला था, लिपस्टिक मिला था, पाउडर मिला था, और भी बहुत सारी चीजें मिली होंगी या अभी नई भी मिली होंगी। तो बहुत सारी चीजें यूज कर ली गई होगी जो कि नई उपलब्ध है। ठीक है, ये सब तो गिरा मिला तो पता चल गया कि भाई ये सब का यूज होता था। बहुत सारी चीज यूज कर लिया गया होगा, छोड़ा नहीं गया होगा किसी आगे के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं कि यहाँ पे एक और प्रमाण क्या मिला है ना, कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का मतलब वहां से प्रमाण मिला है कि बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, ये भी प्रमाण मिला है। तो ये कोई बड़ा प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको लिखा गया है किसी बुक में, इसलिए आपको हम बता दिए कि कुत्ते जो है बिल्ली का पीछा किया करते थे, जो आज भी किया करते हैं। ठीक है, तो वो चला आ रहा पहले से। फिर हम लोग देखते हैं आगे का इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो राखी गढ़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि घग्घर नदी के किनारे है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और राखी गढ़ी का जैसे ही बात आता है तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि भारत में
चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कौन कौन सा क्षेत्र में स्थित है, एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। लेकिन अगर हम भारत में सबसे बड़ा स्थल अगर बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो अभी भारत में वर्तमान में प्राप्त है वो कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी हो जाएगा। लेकिन पूरे सिंधु सभ्यता मतलब भारत पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है वर्तमान में। और यहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, और यह स्थित है हिसार जिला, मतलब हरियाणा के हिसार जिला में, जानते भी होंगे हरियाणा के हिसार जिला में राखीगढ़ी स्थित है। तो घग्गर नदी किनारे, और यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं कि तांबा के बहुत सारे उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको बताया हम कि तांबा का इन लोग को जानकारी था, कांसा का भी जानकारी था, तो बहुत सारे तांबा के उपकरण ये बना के रखे हुए थे अपने से। उसकी जानकारी हमें राखीगढ़ी से मिली है, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था, बस यही महत्वपूर्ण है राखीगढ़ी से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। ये सब चीज को आप लोग नोट किए। आगे हम एक और महत्वपूर्ण स्थल को देखेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है बनावली। और ये बनावली को आप लोग कई बुक में अलग अलग नाम से भी देखेंगे, जैसे कहीं पे आपको बनवाली भी मिल सकता है, तो आप समझ जाइएगा। और ये जो बनावली है ये भी हिसार जिले हरियाणा में अवस्थित है। और यहां से हमें क्या प्रमाण मिला है, यहां से हमें मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला है, मतलब कि मिट्टी का बनाया गया था हल। अगर मिट्टी को हम मतलब पका देते हैं आग में, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। तो उसी तरह का टेराकोटा तरह का बनाया गया एक हल था, जो कि मिट्टी से बना हुआ था, जो कि प्रयोग किया जाता होगा, या उसको मतलब बनावट दिखावा के लिए भी बनाया गया होगा। तो याद रखना है हमें कि मिट्टी से बना हुआ हल का प्रमाण हमें कहां पे मिला है, तो बनावली से मिला है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है। और फिर से हम लोग आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का फिर से एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सुतकोतदा। इसको कहीं पे आप सुरकोतदा भी देखेंगे, सुतकोतदा भी देखेंगे, सुतकोटदा भी देखेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट मतलब कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे बुक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे संबंधित कंफ्यूजन होता है। जो कि अवस्थित है कच्छ गुजरात में, जो कि भारत का एरिया है। तो भारत के गुजरात के कच्छ में अवस्थित ये सुतकोतजा जो है, यहां से क्या मिला हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि घोड़े की ये हड्डी का प्रमाण मिला है। मतलब कि सबसे पहले तो हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी घोड़े का प्रमाण हमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिला है। घोड़े का यूज हम कहीं पे नहीं देख पाए हैं। वहां पे लोग बकरी पालते थे, मतलब कहीं पे बहुत सारे भैंसा पालते थे, भैंस पालते थे, बैल पालते थे, ये सब का प्रमाण मिला है। लेकिन कहीं भी हमें मतलब घोड़े का प्रमाण नहीं मिला है कि उसको यूज किया था, मतलब पालतू उसको बनाया गया था, ये प्रमाण नहीं मिला। लेकिन थोड़ा सा प्रमाण हमें सुरकोतदा से घोड़े के हड्डी का सिर्फ प्रमाण मिला है। जैसे आपको हम बताए थे कि कुत्ता जो है वफादार था, उसका प्रमाण हमें मिला है कैसे, क्योंकि आदमी के साथ उसको दफनाया गया था, इसलिए लगा था कुत्ता वफादार था, इसलिए उसको आदमी के साथ दफनाया गया, पाया गया। ठीक है, लेकिन ऐसा घोड़ा का कुछ था नहीं कि वो पालतू था कि नहीं था। महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से हमें तराजू का पलड़ा भी देखने को मिला है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे माप तौल की प्रक्रिया से लोग वहां पे थोड़ा सा अभिज्ञ होंगे, मतलब जानते होंगे इस चीज को, नाप तौल भी किया जाता होगा उस समय में हड़प्पा वासियों के द्वारा। तो तराजू का पलड़ा और घोड़े के हड्डी का प्रमाण हमें कहां से मिला, तो सुरकोतदा से मिला। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रोपड़ भी एक महत्वपूर्ण जगह है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया रोपड़ भी रह चुका है। ठीक है, यहां से हम देखें कि ये भी भारत के पंजाब में अवस्थित है। ये भारत के पंजाब में है, मतलब क्या कि ये पूर्वी पंजाब में अवस्थित है। ठीक है, ये रोपड़ जो है, यहां से क्या मिला है हमें, तो तांबे की कुल्हाड़ी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे काम मतलब खोजकर्ता का नाम नहीं दिए हैं, उसका डेट नहीं दिए, इसलिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर महत्वपूर्ण है तो लास्ट में हम एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आपको अगर याद रखना होगा तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहां से हमें मिली है, रोपड़ से। देखिए यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी है, यहाँ पे क्या है, मिट्टी से बने हल है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे तांबे से बना हुआ कुल्हाड़ी का प्रमाण हमें रोपड़ से मिला है। और देखिए यहीं पे मिला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। इसी से हमें पता चलता है कुत्ते जो थे उसी समय से वफादार थे और आज तक हैं और आगे भी शायद रहेंगे। ठीक है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है, तो भारत के पंजाब में स्थित रोपड़ जिले से हमें मिला है, रोपड़ में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात पे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो कि है, नोट में आप लोग लिखिएगा इसको, कि गाय के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि आप लोग को पता नहीं होगा। इतने से आप लोग कंफ्यूज होंगे कि गाय का एक भी और चर्चा नहीं आया है, कहीं भी वो पालतू था या नहीं, उसको मतलब पशुपालन के तौर पर उपयोग किया जाता था या नहीं, कोई यूज में था कि नहीं, उसका कोई प्रमाण मतलब नहीं मिला है ये सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, कहीं भी उसका यूज नहीं है, ना कहीं उसका अस्थि पंजर मिला है, ना कहीं उसका अवशेष मिला है गाय का। तो शायद हमें लगता है ऐसा कि गाय से वो सब मतलब अनजान थे, गाय का कोई यूज वहां पे नहीं होता था। लेकिन आप लोगों को लगता है पशुपालन वो करते कैसे होंगे, तो बहुत सारे पशु होते हैं, बकरी हो गए, घोड़ा हो गए, बैल हो गए, मतलब कुबर वाले सार हो गए, तो बहुत चीज का उपयोग वो लोग करते थे, उसका प्रमाण मिला है। लेकिन और कुबर वाला जो सार था उसका तो वो लोग मतलब पूजा भी किया करते थे, उसको मतलब पवित्र मानते थे। ठीक है, वहां पे उनको सम्मान करते थे। लेकिन गाय
का प्रमाण हमें वहां से नहीं मिला है, जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। और जैसे ही यहाँ पे ये चीज अंत होता है और सिंधु घाटी सभ्यता का भी मतलब कि एक तरह से अंत होने लगता है, तो उस समय हम क्या देखेंगे कि एंडिंग इसका कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का एंड कैसे हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन बनता है कि ये सभ्यता आज तक क्यों नहीं है, मतलब ये लोग कहाँ चल गए, एकाएक इसका जानकारी क्यों नहीं मिला। तो एकाएक माना जाता है ऐसा इतिहासकारों के द्वारा, बहुत सारे विद्वान के द्वारा, कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी, इसका काल जब चल रहा था, बहुत सारे लोग थे, तो एकाएक अचानक क्या हुआ कि मतलब बाढ़ की परिस्थिति आ गई। चूंकि ये बहुत सारा पॉइंट, बहुत सारे स्थल जो हैं नदी के किनारे बसे हुए थे, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अचानक बाढ़ आ जाने से ये पूरी मतलब व्यवस्था जो है मतलब छितिर बितिर हो गई थी, मतलब कहीं भी इसका प्रमाण कुछ नहीं मिला और देखा गया कि पूरा एकदम खत्म हो गया। उसके बाद 100-200 साल तक तो कुछ पता ही नहीं चला कि उस धरती पे हुआ क्या। कौन धरती पे? भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी छोर वाले धरती पे, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। तो ये सिंधु सभ्यता का अंत जो है माना जाता है ऐसा कि बाढ़ के कारण हुआ था, लेकिन सब विद्वान ऐसा नहीं मानते हैं, सब इतिहासकार ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत सारों का कहना है कि बाढ़ के कारण नहीं, मौसम परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। कुछ का कहना है कि भूकंप के कारण जो है ये पूरी गड़बड़ा गई थी, पूरी धरती गड़बड़ा गई थी, कुछ जलवायु परिवर्तन के कारण। तो बहुत सारे अलग अलग बोले, इसमें से आप देख सकते हैं मार्शल का भी ये कहना था कि बाढ़ के कारण ये क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन व्हीलर का कहना था कि नहीं, जलवायु परिवर्तन हो चुका है। तो बस ये सारी चीजें थी जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर किया है। और आप लोग इसका नोट भी बना लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अभी वर्तमान में। और ये सभी चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए, कहाँ से शुरुआत हुआ था और कहाँ पे जाके एंड हुआ। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, तो आप लोग को उत्तर क्या देना है कि बाढ़ के कारण इसका अंत हुआ है, जो कि किसके द्वारा भी प्रमाणित किया गया, मार्शल के द्वारा भी, सर जॉन मार्शल के द्वारा भी बोला गया था, बाढ़ के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो ये था जो कि पूरे एग्जाम मतलब फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही था आज का वीडियो, जो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें आप लोग इस वीडियो से सीखे होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और देख सकते हैं, ताकि यहीं पे सारी जानकारियाँ जो है आपको याद हो जाए। और थोड़ा सा याद करने का आपको तरीका हम बता देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 9 पॉइंट को देखा, मतलब 9 ऐसे स्थल को देखा जो बहुत महत्वपूर्ण थे, तो आप लोग को ये 9 को एक बार में याद नहीं करना है। जब एक बार वीडियो देखिए तो सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए हड़प्पा पे और मोहनजोदड़ो पे, इस 2 को आप एक दिन में याद कर लें। अब मानिए कि 9 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, तो कितना दिन, 15 दिन लगेगा आपको याद करने में। तो धीरे धीरे मतलब 5 मिनट तो आपको सिर्फ देना है, और 5 मिनट में आप सिर्फ दोनों को याद करिए और बाकी को अपने देखिए। पहले ये दोनों को कंफर्म कर लीजिए, फिर कल होकर जो है ये दोनों को नहीं देखना है, फिर अगला दोनों को देखना है, फिर कल होकर जो है ये दोनों को नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते रहना है। तो इस तरह से करने से याद होता है। और कई लोग क्या करेंगे कि आज ही पूरा को रटना शुरू कर देंगे और 2-3 दिन बाद को कुछ नहीं याद रहेगा, सब यहाँ का वहाँ कर देंगे, वहाँ का यहाँ हो जाता है। तो ये चीज़ भी होता है, इसको अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ भी गए होंगे अच्छे से। तो आपका शिकायत थोड़ा सा रहता है कि ये वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरा 2 चैनल है और दोनों को मैनेज करना पड़ता है, और थोड़ा सा पर्सनल काम भी हो जाता है, इस कारण से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन ये जरूर है कि वीडियो जाते रहेगा आप लोग को, और एक सिस्टमेटिक रूप में जाते रहेगा। मतलब जैसे प्राचीन चल रहा है तो प्राचीन ही चलेगा, और सिस्टमेटिक चलेगा। जैसे आप लोग बुक पढ़ते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, तो एक फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाया जाता है, उसी तरह से ये क्लास चलते रहेगा। और फिर आपको पता चलेगा एक दिन कि बुक से अच्छा तो ये पूरा क्लास ही हो चुका है, तो इसी को बैठ के क्यों ना देखते हैं। ठीक है, ऐसा महसूस होगा, कुछ दिन रुकिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब यहीं तक रखते हैं वीडियो को। और सभी वीडियो को आप लोग देखने के लिए मेरे और भी वीडियो डाले गए हैं। जैसे आप लोग अगर सिंधु सभ्यता का पहला ही वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट वीडियो, ये तो सेकेंड वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा है, उसे अभी देख लीजिए। और जितना भी डाउट हो आप लोग का, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारा लिंक दिया गया है। और दूसरा चैनल से भी आप मेरा जुड़ सकते हैं, जहाँ पे नोटिफिकेशन, बहुत सारा का सिलेबस, बहुत सारा का स्ट्रेटजी बताया जाता है। ठीक है, उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।